सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। यह आपका अपना चैनल है वर्चुपीडिया और यहाँ पर हम इंग्लिश से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमारे बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं। आप नाउन की सीरीज में जाकर देखिएगा, नाउन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं। इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको वहाँ समझाया है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है कि डेफिनेटली आपको ये सारे पॉइंट्स एक साथ दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। एक एरर डिटेक्शन का हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और आज ये एरर डिटेक्शन की सीरीज में दूसरा वीडियो है। तो हम इसमें करेंगे हर कंपटीशन की तैयारी, फिर चाहे वो बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो। देखिए, दरअसल इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। आप इसको इसके अलावा कुछ और मत समझिए। अगर आपको भाषा समझ में आती है मतलब आपको इंग्लिश समझ में आती है, या आपको इंग्लिश समझ में आती है मतलब आपको ये भाषा समझ में आती है। अगर आप जब एग्जाम में अपीयर होते हैं तो एक्चुअल में आपको करना क्या होता है, वहां पर आपको भाषा ही तो समझना होता है, वहां आपको शब्द ही तो दिए रहेंगे, है ना। और उसी के आधार पर आपको चीजों को फाइंड आउट करना है, आपको उसी के अनुसार से अपने पॉइंट ऑब्टेन करने हैं वहां पर। तो देखिए बेटा, एक बार मेहनत कर लीजिए, लाइफ में जिंदगी पूरी सेटल हो जाएगी आपकी। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश पढ़ने से ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये भी सत्य है, इट इज फैक्ट, इंग्लिश विल चेंज योर लाइफ स्टाइल। अंग्रेजी अगर आपको आ गई बेटा तो आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। चलिए भाई, ज्यादा बातें ना करके बातें कम करते हैं और क्लास आज की शुरू करते हैं। आज की क्लास में बहुत बढ़िया 5 सेंटेंसेस लेकर आया हूं मैं, जो आपको वाकई में सीखने में मदद करेंगे और इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है 101%। और तो और ये आपकी समझ को भी डेवलप करेगा। आज की क्लास में मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, तो आई होप आप इंजॉय करेंगे, साथ में सीखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा हमारी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए कि आखिर इस क्वेश्चन में एरर कहां हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास कीजिए। इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। इसको समझने से पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। तो चलिए साथ में हम इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन हमें कहना क्या चाह रहा था। देखिए, यहां पर एक्चुअल में हमें इफ का एक सेंटेंस दिया हुआ है। किसका सेंटेंस दिया है? इफ का। देखिए, ये जो इफ होता है, अनलिश होता है ना, इन दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट चलता है भाई। यहां पर अगर प्रेजेंट है तो इधर में बेटा आपके पास क्या होगा? विल होगा। यहां पर अगर पास्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। और अगर यहां पर पास्ट परफेक्ट है तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये वुड है ना, इसी को परफेक्ट की तरह यूज करेंगे पास्ट में, प्लस V3। इन सब के बाद क्या होगा? V1 का यूज होगा। V1 मतलब क्या होता है भाई? V1 मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब देखिए क्या है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये पास्ट परफेक्ट वाली स्थिति ना थोड़ी सी हमें अक्सर कंफ्यूज कर देती है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए, विल इज इक्वल टू कैन भी होता है क्योंकि ये फ्यूचर की बात बताता है। इस इज इक्वल टू मे भी होता है क्योंकि ये भी फ्यूचर की ही बात बताता है। वर्तमान में भी पॉसिबिलिटी बताते हैं ये, परंतु कुछ चीजें फ्यूचर को भी डिनोट करते हैं। लेकिन ये विल का पास्ट क्या है भाई? ये विल का पास्ट है बेटा वुड। विल की सेकंड फॉर्म वुड है, थर्ड फॉर्म भी वुड ही होती है ना। अब एक बात आती है कि जब ये हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपको इस प्रेजेंट में विल लगाना है, कैन लगाना है या फिर मे लगाना है ना। ये तीनों आपके सही हो सकते हैं। वैसे तो मोस्टली एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपको विल ही लगाना है, विल का ही प्रयोग होता है। परंतु अगर कैन है तो भी गलत नहीं है बेटा, मे है तो भी गलत नहीं है। लेकिन ये अगर यहाँ V2 हो, यानी होता है पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या होता है भाई? पास्ट इंडेफिनिट। तब इस स्थिति में इस विल, जब यहां पर V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां विल की सेकंड फॉर्म आएगी। केन है तो केन की सेकंड फॉर्म आएगी। मे है तो मे की सेकंड फॉर्म आएगी माइट। इतना तो अब आप समझ गए होंगे कि जब ये जो पहला जो सेंटेंस है हमारा, यहां जब भी आपको प्रेजेंट मिलेगा तो क्या मिलेगा? V1 मिलेगा।
किसी भी कंडीशन में V1 मिलेगा, या फिर आपको प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक्य मिल जाए, वो इशू नहीं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अब आपने अक्सर यही पढ़ा होगा यार प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ये इशू नहीं है। इशू क्या है, उस बात को समझिए आप कि यहां पर प्रेजेंट का कोई भी वाक्य हो, लेकिन हम यहां पर जो सेकंड जो लेंगे, हम ये विल ही लेंगे। ये विल हमारे लिए जरूरी है, विल के अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, विल की जगह आप केन ले सकते हो, है ना, और मे भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी ठीक, ये अगर 100% पॉसिबिलिटी बताता है तो ये थोड़ा उससे कम कर देता है, और ये उससे भी कम कर देता है। मतलब कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटी वाले ही सेंटेंस है, विल, कैन और मे, ये फ्यूचर को दर्शाते हैं, तो हम प्रेजेंट के बाद फ्यूचर को ले सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, एक चीज तो अब आपको समझ में आ गई है। चलिए पहले तो अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं। दूसरी कंडीशन भी आपको समझ में आ ही गई होगी कि अगर जब V2 हो तो आपको करना क्या है। V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बेटा पूरी इंग्लिश में अगर कहीं यूज होती है तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो यहां कहने का मतलब अब हमारा ये है कि देखिए ध्यान से समझिए, जब V2 होगा यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो इस कंडीशन में आपको कैन का कुड हो जाएगा, है ना, मे का माइट हो जाएगा, और उसी प्रकार विल का वुड हो जाएगा। ये तो पास्ट इंडेफिनिट तक ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी पास्ट परफेक्ट होने पर। पास्ट परफेक्ट में क्या है भाई, सब्जेक्ट होता है प्लस हेड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा ना, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस बात को समझिए, वुड है, इस वुड की जगह आप कुड भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। यहां माइट हैव भी लगा सकते हो, यहां शुड हैव भी लगा सकते हो, लेकिन ये चलेगा, हैव भी चलेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी। जब इनमें से कुछ होगा तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा बेटा, हेड प्लस V3 होगा, हेड प्लस V3। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हम आते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कहते हैं ध्यान से समझेंगे कि इफ यू हैव रिमेन्ड काम, अगर भाई आप शांत रहे होते, तो यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, तो आपने सिचुएशन को संभाल लिया होता। तो यहां देखिए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है यहां पर, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमारे पास ये जो सेंटेंस, इसमें क्या होना था, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा भाई, हेड प्लस V3, लेकिन यहां क्या दे दिया, हेड की जगह दे दिया हैव प्लस V3। देखिए हैव रिमेन्ड, मतलब ये हैव हमारा गलत हो गया, इसकी जगह हमारे पास क्या होना था, इसके पास होना था हमारे पास हैड। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता कि भाई अगर तुम शांत रहे होते ना तो सिचुएशन को संभाल लेते। तो यहां पर अब बताइए गलत किस में, ये वाला जो ए पार्ट है ये तो सही है, सेकंड जो पार्ट है वो भी सही है भाई, और थर्ड जो पार्ट है वो भी सही है, लेकिन जो थर्ड वाला पार्ट है ना, तो ये गलत है ना। मतलब हमारा जो आंसर है डी हो जाएगा, डी पार्ट में। दरअसल यहां पर कंफ्यूज कैसा हो रहा है कि ये है तो हमें लग रहा है ये ए है, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो गलत है वो डी वाले पार्ट में गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि नॉट ओनली द वर्कमैन बट आल्सो द सुपरवाइजर वर सस्पेंडेड फॉर निग्लिजेंस। भाई सिर्फ काम करने वाले ही नहीं बल्कि सुपरवाइजर को भी सस्पेंड कर दिया गया फॉर निग्लिजेंस, उनकी लापरवाह के लिए, लापरवाह के लिए किसी चीज को नजरअंदाज कर दिया उसके लिए। तो इसमें से गलत क्या है, एरर क्या है, इसको समझने के लिए, इसके एरर फाइंड करने के लिए पहले आइए इसके पीछे का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखना, जब भी आप आइदर और का यूज करते हैं तो इसके बीच, इसके साथ में क्या होता है, दो नाउन आते हैं, एक नाउन वन और एक नाउन टू, या फिर नाइदर का यूज करते हैं और नाइदर नॉर का यूज करते हैं तो भी दो नाउन आते हैं हमारे पास में, नाउन वन और नाउन टू। नॉट ओनली और बट आल्सो तब भी नाउन वन और नाउन टू इस प्रकार से इसमें आते हैं। तो इस बात को याद रखना, जब भी आपको वर्ब का यूज करना है तो कैसे करेंगे, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन। जो सेकंड नाउन होगा ना बेटा उसके अनुसार आपको वर्ब लगानी है। ये आपका अगर देखा जाए तो क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी होता है,
भाई हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है इसका पता करना हमारे लिए जरूरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे आगे वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कह रहा है ये, अगर आइदर आइदर और नाइदर नॉट नॉट ओनली बट आल्सो अगर हो तो हमेशा सब्जेक्ट किसको मानेंगे आप, वी टू को, ये सॉरी नाउन टू को, ये नाउन टू यानी बाद वाले नाउन को, और उसी के अनुसार आपको वर्ब लगाना है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। दूसरी बात, जो टू बी फॉर्म होती है यानी इज एम आर वाज वर, इनके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो क्या आएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी होगा, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब भी आए तो याद रखिएगा वहां सब्जेक्ट जो हमारा डूअर होता है, और सेंटेंस किसमें होता है बेटा, एक्टिव वाइज में होता है। इसमें होता है एक्टिव वाइज में। लेकिन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तब उस कंडीशन में जो सब्जेक्ट है वो हमारा नॉन डूअर होता है, और सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो किसमें होता है बेटा, पैसिव वाइज में। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अच्छा, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज क्या है, इस बात को ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा कि राम मार रहा है, राम मार रहा है, और एक वाक्य लिया मैंने कि राम मार खा रहा है, राम मार खा रहा है। अब देखिए यार, राम ना बेटा क्या कर रहा है, मार रहा है। अगर राम मार रहा है तो काम वही कर रहा है, मतलब राम यहाँ पे भी सब, यहाँ सब्जेक्ट है और राम यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए ध्यान समझिए, राम मार खा रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है, मतलब इसका काम आगे की ओर जा रहा है, किसी और को मार रहा है, वो किसी और पर काम कर रहा है। लेकिन देखिए राम मार खा रहा है तो काम राम कहाँ कर रहा है, मारने का काम तो किसी और के द्वारा हो रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन जिसमें हमारा सब्जेक्ट डूअर होता है, वो काम कर रहा होता है बेटा, ये कहलाता है हमारा सब्जेक्ट, है ना। और ये सब्जेक्ट कैसा होता है यहाँ पर, डूअर। और अगर ये डूअर है तो ये वाला जो सेंटेंस कहलाता है बेटा एक्टिव। और जब ये पेसिव की बात आएगी, कैसे, जब उस पर कोई काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, वो तो नॉन डूअर है। राम मार खा रहा है, वो तो भैया पड़ा है, उस पर पड़ रही है, दूसरे के हाथ से मार पड़ रही है। मारने का काम तो कोई और कर रहा है, वो तो पड़ा है ना, ज्यादा से ज्यादा रो रहा है, तो काम तो रोने का कर रहा होगा, मारने का तो वो काम कर नहीं रहा है। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ का जो हमारा सब्जेक्ट है बेटा, ये नॉन डूअर है। कौन है ये, नॉन डूअर। और नॉन डूअर जब भी सब्जेक्ट होगा तो बेटा पेसिव होगा, उसको पेसिव में ही लेना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति बनेगी तो इज एम आर वाज वर, इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो चलिए अपन क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिया है क्वेश्चन, नॉट ओनली द वर्कमैन बट आल्सो द सुपरवाइजर वर सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस। अब देखिए यहां दिया है कि नॉट ओनली द वर्कमैन, यानी पहला नाउन हो गया नॉट ओनली के बाद वर्कमैन, बट आल्सो द सुपरवाइजर, ये दूसरा नाउन हो गया। और हम कह रहे हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो नाइदर नॉर आइदर और हो, तो उस कंडीशन में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, सेकंड वाला नाउन होता है। और सेकंड नाउन हमारे पास क्या है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कैसा है भाई, ये तो एक सिंगुलर है ना, ये तो सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ वर्ब अगर आती तो क्या आती, वाज, और वर्ब में से क्या आएगा भाई, वर्ब तो ऑफकोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा तो क्या आएगा, वाज विल बी यूज देयर। क्या होगा, वॉज का यूज होगा, ये सही होगा। तो यहाँ पे दिया है वर्ब, तो ये हो गया गलत। और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये भी सही है ना। क्योंकि वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट सुपरवाइजर है, ये एक्चुअल में यहाँ पे डूअर नहीं है, नॉन डूअर है। क्योंकि सस्पेंड वो अपने आप को थोड़ी ना करेगा, है ना। सस्पेंड तो उसको उसके अधिकारी लोग करेंगे ना। तो नॉट ओनली द वर्कमैन बट आल्सो द सुपरवाइजर वाज सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस। आई होप समझ में आ गया। तो एरर देखिए कहां, देखिए फॉर नेग्लिजेंस ये तो सही है, नॉट ओनली द वर्कमैन यहां तक भी सही है, वाज सस्पेंडेड और नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट तो है भाई, है ना, तो ये तो आएगा नहीं। वाज सस्पेंडेड, हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, सी। सी में हमने एरर को फाइंड कर लिया। बोली बात समझ में आ गई। वर सस्पेंडेड जो है हमारा गलत है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलो शुरू करें। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। देखिए डिग्री का काम है भाई। देखिए एक बात बता रहा हूं मैं, जैसे अगर हमने कहा कोल्ड, कोल्ड यानी क्या होता है, ठंडा। इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है भाई, कोल्डर, यानी इसमें लगता है ईयर, कोल्डर और कोल्डेस्ट, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। ये कंपेरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और ये जो है ना बेटा शुरू की पॉजिटिव डिग्री है। ये डिग्री कर देना। चलिए तो यह है ठंडा, कोल्डर का मतलब हो गया ज्यादा ठंडा, ज्यादा ठंडा। और कोल्डेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे ठंडा, सबसे ठंडा। अब इस बात को समझिए, यहां बोल रहा है किसी भी चीज में, किसी भी एडजेक्टिव में जब हम ई आर लगाते हैं तो
कंपेरेटिव बनता है और ईएसटी लगाते हैं तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री बनती है। अब इसको देखिए, जैसे ये हमने लिखा कोल्ड और इसमें हमने ईआरई तो लगाया और एक बार ईएसटी तो लगाया। अगर मैं यहाँ पर हार्ड ले लूं तो हार्ड की कंपेरेटिव क्या होगी? हार्ड की कंपेरेटिव होगी हार्डर, है ना? ये तो खुद ही कंपेरेटिव होगी ना। आप कंपेरेटिव को वापस कंपेरेटिव क्यों बनाएंगे? आप ऑलरेडी कंपेरेटिव है। अब यहां पर क्या कर दिया? हार्डर तो दे दिया बेटा उसने, देखिए हार्डर तो दे दिया, लेकिन साथ में क्या किया इसने? मोर भी लगा दिया। मोर से भी कंपेरेटिव बनता है, लेकिन कैसे बनता है? जैसे बड़ा जो शब्द होता है ब्यूटीफुल, है ना, एक ऐसा शब्द होगा जिसमें जो वोवेल्स है यानी स्वर है उसके जो नंबर होंगे वो 2 से ज्यादा, मोर देन 2 होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 4 एंड 5 एडजेक्टिव के बेटा मेरे वीडियो जाके देखिए आप लिस्ट में, उसमें पूरी चीजें मैंने बताई कि किस प्रकार एडजेक्टिव को उनकी डिग्री में चेंज किया जाता है, जरूर देखिएगा। तो देखिए ये जो ब्यूटीफुल है इसमें जो वोवेल इनकी संख्या मोर देन 2 है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसकी कंपेरेटिव बनाना अगर है तो हम कैसे बनाते हैं इसको बनाते हैं बेटा मोर ब्यूटीफुल और बनाते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। बोलो समझ में आ गया? चलिए भाई, तो अब बताइए हार्ड को कैसा बनाते हैं? हार्ड को तो हम ई आर लगाकर बनाते हैं और ये ऑलरेडी कंपेरेटिव, तो इसको वापस कंपेरेटिव क्यों बनाएंगे? कंपेरेटिव को कंपेरेटिव थोड़ी ना बनाएंगे, है ना? पॉजिटिव को कंपेरेटिव में बना सकते हैं, सुपरलेटिव को वापस हम कंपेरेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब कंपेरेटिव ऑलरेडी है तो उसको कंपेरेटिव क्यों बनाएंगे, है ना? तो हमारी गलती बेटा यहाँ पर हो गई मोर की। अगर यहां से ये मोर को हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। भाई तुम जितना काम करोगे उतना अच्छा काम होते चला जाएगा। भाई जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा रिजल्ट है उतना बेहतर होते चला जाएगा। तो देखिए यहाँ मोर नहीं होना था, बाकी सेंटेंस फिर पूरा सही है। तो गलत कहां पर? देखिए इट विल भी तो सही है, इसमें द बेटर भी सही है, यू वर्क भी सही है। हमारा जो गलत हो रहा है यहाँ पर ये है, ये द मोर हार्डर, मतलब हमारा ए ऑप्शन इसके लिए आंसर हो जाएगा, है ना? तो आंसर हो जाएगा बेटा द हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी, है ना? जितना मेहनत से आप काम करोगे वो काम उतना बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे देखें। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिए और इसको बढ़िया आराम से हम अपना पूरा टाइम लेंगे। वी विल टेक आवर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट। डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टूडे इटसेल्फ? भाई इसमें नियम से देखें तो गलत तो कुछ नहीं दिख रहा है ना? लेकिन गलत है, क्या गलत है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा एक डेयर होता है और एक नीड होता है बेटा, ये दोनों तरीके से काम करता है। दोनों तरीके से काम मतलब ये मेन वर्ब भी होती है और मॉडल भी होती है। और जब ये मॉडल होती है ना बेटा तो ये कैसा काम करती है? ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब भी होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी डायरेक्ट। लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करेगी, किसका काम करेगी? मेन वर्ब का काम। तो जब ये मेन वर्ब का काम करेगी तो ये नीड है, इसकी सेकंड फॉर्म का भी टेंस के अनुसार यूज हो जाएगा नीडेड, ये थर्ड फॉर्म भी यूज हो जाएगा नीडेड, है ना? और या फिर ये नीड्स भी आ सकता है ना? और इसके बाद जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बेटा ये अपने साथ टू जरूर लेगा। ये कहलाता है इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव, है ना? इन्फिनिटिव। अब देखिए बात को समझिए, अगर ये वर्ब है तो इसके बाद टू जरूर आना। अच्छा ये वर्ब है कैसे पता चलेगा? अगर ये हेल्पिंग वर्ब हुई तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, और जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनेगा तो नीड या डेयर ये शब्द कहां चला जाएगा? इस सब्जेक्ट के पहले, यहां पर नीड आएगा। यही सेम कंडीशन डेयर के साथ भी, अगर डेयर होता तो यहां पर डेयर आता। एक डेयर के सेंटेंस को भी हम कर लेंगे। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर मेन वर्ब होगी तो फिर इसमें डू और डस आपके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो चलिए पहले सेंटेंस पे देखते हैं। डू आई नीड फिनिश, यहाँ लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, है ना? देखिए तो यहाँ जो शुरू में जो डू दिया है ये क्या है बेटा? यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर डू हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब एक वाक्य में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो फिर ये नीड हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये क्या है? ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट नहीं आ सकती, क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। मेन वर्ब तो हमारा नीड हो गया। तो इन दोनों के बीच में ना बेटा हमें इसको इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। दोनों कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू यूज करना पड़ेगा, है ना? तो यहां पर देखिए गलत कहां रहा है? इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहले देखिए ये डू आई नीड टू फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। तो एक तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर आप नीड को मॉडल की तरह यूज करेंगे तो नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह बाहर सब्जेक्ट के पास आ जाएगी। नीड आई। अब
डायरेक्ट आप फिनिश लगाएंगे। अब आपको टू लगाने की जरूरत नहीं। नीड आई फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। तो ये दोनों सही हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस ने क्या किया, इसको मेन वर्ब बना दिया नीड को, लेकिन इसको टू के बिना फिनिश लगा दिया। अब फिनिश हमारा मेन वर्ब तो है नहीं, तो उसको कैसे ना कैसे सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, टू। और जब टू प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या हो जाता है, पूरा मिलकर इन्फिनिटिव हो जाता है और हम उसको नाउन एज अ नाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ये तो होगा नहीं, इंप्रूवमेंट तो हो रहा है, ये भी नहीं आएगा, हमारा ए वाला जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो ऑफ आवर क्लास, है ना। आज का पांचवा क्वेश्चन है कि आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ विद माई फैमिली इन माई विलेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसको समझिए और इससे रिलेटेड आप बहुत गलती करते हैं। अब इसमें पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि आई विल स्पेंड, मैं बिताता हूं, मैं समय बिताता हूं, माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, मेरी जिंदगी बिताऊंगा, फ्यूचर टेंस है ना, विल लगा हुआ है कि मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा भाई, माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, मेरे जो बच गया जीवन आगे का, इसको मैं बिताऊंगा विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, इन माई विलेज, अपने गाँव में। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि इसमें एरर क्या है, इसको समझते हैं। एक बात बताइए, पहले तो ये क्वेश्चन ये सेंटेंस देखिए और मुझे बताइए, इसमें अगर आपको एरर समझ में आ गई तो क्वेश्चन में भी आराम से एरर समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ अक्सर हम ऐसा ही पूछते हैं और इसको सही मानते हैं, लेकिन बेटा बताओ ये सही नहीं है, ये गलत है। देखिए ध्यान समझिए, मैंने कहा कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। एक बात बताओ मुझे कि बर्थ है आपका कि डेट है आपकी। डेट तो बर्थ की है, किस दिन जन्म लिया था, लेकिन बर्थ किसका है, ये तो आपका है ना। तो एक्चुअल में ये सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस कुछ ऐसा होगा कि व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ। ये बर्थ आपका है और ये डेट इज बर्थ का है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं भाई, आपकी डेट थोड़ी ना है, आपका तो जन्म है। तो जन्मदिन कब आता है भाई, कौन सी तारीख को आता है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आप इस योर को यानी कि ये पोजीशन को, ये पोजीशन दर्शाने वाले इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को आप अगर इस बर्थ के साथ लगाएंगे ना तो ये सही हो जाएगा। ये नीचे वाला सेंटेंस मैंने सही भी लिख कर रखा है, तो बोलो आपको ये समझ में आया। बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा हमारा ये वाला सेंटेंस काम कर रहा है। ये कह रहा है आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ। भाई मेरा थोड़ी ना बचा है, माई रेस्ट का मतलब तो ये हुआ कि ये आप हो, है ना। आपकी सिर सिर को उड़ा दिया गया है, पैर उड़ा दिया गया है और बस इतना भाग बचा है। ये जो हाथ और बॉडी बाकी जो बची हुई है ये परिवार वाले के साथ बीतेगी, है ना। फिर धीरे से ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ दो हाथ रह जाएंगे और ये दोनों आपके परिवार वालों के साथ रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है, माई रेस्ट थोड़ी ना है, रेस्ट ऑफ माई रिमेनिंग लाइफ है। सॉरी, यानी मेरा जो बचा हुआ जीवन है ना, जो मेरा जीवन जो बच गया है। तो ये माई जो शब्द है बेटा ये किसके साथ आएगा, ये माई शब्द इस रिमेनिंग के यानी इस लाइफ के लिए आया ना। ये रिमेनिंग तो इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, माई। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ, तो ये जो माई है ना, उठाकर आप क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे कि द रेस्ट ऑफ माई रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ। अब बताइए समझ में आ गया। तो अब तो आप एरर निकाल लेंगे, क्या इसमें है क्या, फर्स्ट वाला देखिए आई विल स्पेंड, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ ये वाला जो है गलत हो जाएगा, मतलब गलत ये है लेकिन ऑप्शन तो हमारा यही होगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, बी। बोलिए समझ में आया। तो ये रही भाई आज की क्लास, 5 क्वेश्चन की। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन की से 10 क्वेश्चन हो गए। अगर आप ये 10 क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं तो मैं कहता हूं आपकी बहुत सारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और आप एक बात को याद रखिए, आप भाषा को समझने का प्रयास कीजिए, लैंग्वेज को समझिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, उसमें फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेटा आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।